चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखिए बेटा। सो वी हैव लर्नड इन सेक्शन 1.4.3, ठीक है बेटा, दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप जब भी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में बेटा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो उसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है बेटा, गिर जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके रीजंस आपको बताए गए थे, है ना। क्योंकि नॉन वोलेटाइल चीज़ हमेशा करता क्या है बेटा, वो हाँ उसको पकड़ के बैठ जाता है, उसकी जो ये जो बॉन्ड है बेटा उसको मजबूत बना देता है वो, है ना। बेसिकली उसमें से वेपर निकलना बंद हो जाते हैं, बेसिकली वोलेटाइल चीज़ को नॉन वोलेटाइल बना देता है वो, ठीक है। सो देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ सच सोल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर के गिर जाने से ना बेटा बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो ये क्या क्या होती है, तो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब कि आपका जो वेपर प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाता है बेटा, वो कम हो जाता है, रिलेटिवली क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा बताया गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा था उससे वो और कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर वो 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा था तो अब वो 101 या 102 या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉइलिंग का। तो ये आपके नॉन वोलेटाइल का इफेक्ट होता है, ठीक है। और उसी तरह से लास्ट है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी जो है बेटा वो उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखा है, बताया गया है, देखिए ऑल दीज प्रॉपर्टीज depend on the number of solute particles irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है बेटा ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। उसके नेचर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करने वाली, क्योंकि नेचर क्या है कभी भी नहीं, आपने क्या वहां पे मिलाया है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक से कि तुमको पता है कि वो आपका नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। आपने नॉन वोलेटाइल कुछ भी मिलाया है, आपको पता है कि वो नॉन वोलेटाइल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके अमाउंट पे वो डिपेंड करने वाला है, उसके बेटा उसके अमाउंट पे, ठीक है, कि कितना अमाउंट आपने मिलाया, इस पे नहीं डिपेंड करने वाला कि आपने क्या मिलाया, ठीक है ना, कितना मिलाया उस पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। तो यहां पे वही बताया गया है, एंड सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉलिगेटिव का आपको डेफिनेशन भी दिया है, देखिए बेटा, तो मतलब कि मीनिंग बताया हुआ है, फ्रॉम ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है, को मीन्स टुगेदर एंड लिगेर मीन्स टू बाइंड, ठीक है, एक साथ बंधा हुआ, ठीक है। तो कॉलिगेटिव का मतलब बेसिकली वो होता है। एंड इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज वन बाय वन, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हर एक जो आपकी प्रॉपर्टी बेटा मैं सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसको डिराइव भी करूंगा, डिराइव करने के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आज जहां तक से मुझे लगता है कि मैं आपको 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, ठीक है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर बच जाएगा शायद, वो हम लोग अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्लो कर दूं शुरू से क्या, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, अभी बस इतना ही बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये होता है आपका कि जिसमें ये वो प्रॉपर्टी है जो कि आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी, और ये उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा कि क्या आपने मिलाया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आपने जो भी मिलाया है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो वो कितना मिलाया है उस पर डिपेंड करेगा, ये वो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं एक करके अब डिस्कस करने वाला था, ठीक है। तो वही है, तो ये उसी के ऊपर आपका है। और ये हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास करेंगे, ठीक है। हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास आपका होगा, ठीक है, समझ गया ना। सबका रिजल्ट कल है ना, ग्रुप में डाल देना फोटो खींच के। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले बोला गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक
ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर मैं कोई भी एक आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देता हूं और सॉल्यूशन फॉर्म कर देता हूं, तो हमें समझ में आता है कि उसकी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल चीज मिला दी है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना कि राउल्स established that the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particle। solute के पार्टिकल पे ये डिपेंड करता है, ये राउल्स ने प्रूफ किया हुआ है। आपको मैंने एक डेरिवेशन भी लिखवाया था जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि chi2 के ऊपर आपका सब कुछ डिपेंड करता है। जो chi2 था बेटा वो आपका क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, है नहीं। तो आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर आपका जो भी ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बेटा वो डिपेंड करता है कि कितना गिरेगा वो, ठीक है, कितना उसमें गिरावट आएगा। आप जितना ज्यादा उसमें मिलाओगे, जितना ज्यादा आपने सॉल्यूट उसमें मिलाया उतनी गिरावट दिखेगी आपको, जितना कम मिलाओगे उतनी गिरावट नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहां पर इस बात को समझेंगे। तो यहां पे वही बताया गया है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी, वो उसके आइडेंटिटी के इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कितना मिलाया गया है उससे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, सो द इक्वेशन given in section 1.4.3 establishes a relationship between vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent, i.e. ये था ना आपका, यही तो था ना आउटस्लो ना बेटा, कि partial pressure of the solvent is equals to mole fraction of solvent into pure pressure of solvent। ठीक है, अब ये जो आपका P2 है बेटा वो क्या आ रहा था, वो तो जीरो आ रहा था। अब ये जीरो क्यों आ रहा था बेटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर क्योंकि मेरा P02 जीरो था ना। अब ये दोनों, ये जीरो क्यों था बेटा, क्योंकि हमने कहा सर ये क्या था, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल होने के कारण इसके पास कोई प्योर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई प्योर प्रेशर होगा ही नहीं। तो अगर यही जीरो है तो आप chi2 इंटू पी नॉट कर देंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ही नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा, सो द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में आपकी गिरावट आएगी वो कितना होगा, तो आपने कहा सर वो होगा डेल P1। क्या होगा बेटा, डेल P1। ठीक है, तो अभी यहां पर इज गिवन एज डेल P1 इक्वल्स टू P01 माइनस P1, दैट इज इक्वल्स टू P01 माइनस P01 chi1। अब ये कहां से आया बेटा, क्योंकि आप जानते हो अभी आपने यहां पे राउल्स लॉ अप्लाई किया था कि P1 क्या होता है बेटा, chi1 P01 होता है। तो आपने यहां पे P1 की जगह उसको रिप्लेस किया। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, P01, तो P01 को बाहर निकाला तो बचता क्या बेटा, 1 माइनस chi1 बचता है। सो नोइंग दैट chi2 जो होता है बेटा 1 माइनस chi1 के बराबर होता है ना, है कि नहीं, आप तो जानते ही हो ना ये बेटा कि 1 माइनस chi1 जो है बेटा वो chi2 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख पाओगे, डेल P1 इक्वल्स टू chi2 इंटू P01। ठीक है, ये आपकी कंडीशन बन के आती है। ठीक है, और इसके ऊपर में जब आप यहां पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर हमारा जो कंडीशन निकल के आ रहा है कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। बट हमें अब ये तो ठीक है, आपको बुक में ऐसे दिखाया गया है, मैं आपको एक बार ना यहाँ पे बोर्ड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा क्या बोला गया है, तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, शुरुआत से। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया A, मैं सॉल्वेंट को A मानूंगा और सॉल्यूट को B मानूंगा। ठीक है, शुरुआत से ही कह रहा हूं मैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो देखिए बेटा ये मेरा सॉल्वेंट है जो कि मेरा वोलेटाइल है। क्या है बेटा, ये मेरा वोलेटाइल, इसके पास अपना P0A है, हाँ सर ये है इसके पास, है ना। हमने दूसरा ले लिया बेटा आपका सॉल्यूट इतना तो नहीं लेंगे बट लेंगे, चलो, है ना, है हमारे पास ये बेटा आपके पास नॉन वोलेटाइल है। क्या है बेटा, ये नॉन वोलेटाइल। और इसके पास सर जो P0B है वो कितनी है बेटा, सर वो जीरो है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगा दिया बेटा राउल्स का लॉ। राउल्स लॉ आपने जब लगाया तो आपको पता चला कि सर PA जो है बेटा वो होता है chi P0A, बट मेरा PB कितना है सर, मैंने कहा सर PB तो मेरा जीरो आएगा, PB मेरा क्या आएगा बेटा, जीरो आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे P टोटल निकालने जाऊँ तो आपको समझ में आएगा सर वो तो है मेरा PA प्लस PB। क्या है बेटा, मेरा PA प्लस PB। तो P टोटल कितना आया बेटा, PA ही बचेगा बस आपके पास, और ये क्या आएगा बेटा आपका chi P0A, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर करिए बेटा, अब आप यहाँ पे गौर करिए, आपने इन दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन रेडी कर दिया। ठीक है, जिसको आपने कह दिया क्या बेटा, A प्लस B कह दिया। ठीक है, अब A प्लस बी अगर यहां पे आपने इसको बोल दिया है तो यहां पर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, PA ही मिलेगा ना, आपके पास P0B तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कि हम यहां पे कह सकते हैं कि सर जो हमारी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, A पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और इतना सारा आपने थ्योरी पढ़ लेने के बाद आपने एक चीज समझ लिया है कि सर अगर मैं नॉन वोलेटाइल चीज मिला देता हूं तो मेरी वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं यहां पर ये आराम से कह सकता हूं कि सर P0A जो है बेटा वो ग्रेटर होगा किसके मुकाबले, PA के मुकाबले, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना इसके मुकाबले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सर यहां पे चेंज इन प्रेशर की बात करें, सर चेंज इन प्रेशर की बात करें तो आप क्या करेंगे बेटा, P0A माइनस PA ही तो करोगे ना।
क्योंकि आपको इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर ज्यादा था और फाइनल प्रेशर आपका क्या था, पीए था, जो कि कम था, ठीक है ना। तो आपने चेंज जैसे दिखा दिया। अब मुझे बताइए चेंज इन प्रेशर कितना आया, तो आपने कहा सर पी नॉट ए माइनस में पीए की जगह क्या लिख सकता हूं, पी नॉट ए इंटू का ये लिख सकता हूं, लिख सकता कि नहीं लिख सकता। इन दोनों में से मैंने क्या निकाला बेटा, इन दोनों में से मैंने पी नॉट ए कॉमन निकाल दिया, तो बचा क्या, 1 माइनस का ये बचा कि नहीं बचा। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे, डेल पी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है बेटा आपको, काई बी इंटू पी नॉट बी मिल गया, पी नॉट ए सॉरी ये मिला ना आपको। अब आपने क्या करना है बेटा, उठा के इधर डाल दो, तो आपको काई बी कितना मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा चेंज इन प्रेशर बाई पी नॉट ए। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो बेटा ये जो आपको मिला है ना बेटा, ये इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ डेल पी बाई पी नॉट ए। अब इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए बेटा इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मैंने कहा सर काई ए को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल पी बाई पी नॉट ए। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए माइनस पी ए लिख सकता हूं ना। ये तो यही था ना आपका, डेल पी तो यही था, कंडीशन आपका था कि नहीं था। तो अब बताइए मुझे काई ए का वैल्यू क्या होता है, काई ए की वैल्यू क्या होगी, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। एक मिनट, आई थिंक मैंने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ये आपका बी था ना, ओके सॉरी, ये आपका बी था, तो ये आपका बी है, ठीक है, ये आपका बी था सॉरी, एन ए प्लस एन बी यही था ना बेटा, ये आपका बी था, क्योंकि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो ये आपका बी था, ठीक है, मैंने यहाँ पे बी लिखा था, हाँ ये बी था, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कंडीशन क्या बन के आ रही है बेटा, काई बी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये कंडीशन होता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सिंस Na is very much greater than NB। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल कर सकते सर आपने ऐसा कैसे किया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो B क्या था, तो मैंने कहा सर B हमारा होता है सॉल्यूट, क्या था बेटा, सॉल्यूट, और हमारा A क्या है, सॉल्वेंट। जनरली इन जनरल केस ऑल्सो तुम जानते हो कि सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन बहुत हाई होती है, किसके मुकाबले, सॉल्यूट के मुकाबले। तो आप यहाँ पे क्या मान सकते हो सर, बी हमारा बहुत कम होगा। अब ऊपर में आप जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ऊपर में तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बट नीचे आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे मुझे बताइए ना एक बात, कि अगर मान लीजिए कि 10 मोल के साथ आप 0.00001 मोल ऐड कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा, वो 10 मोल ही होगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, काई बी को आप यहाँ पे एन बी बाई एन ए ही मान लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, अब एन बी को आप क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ बी बाई मोलर मास ऑफ बी लिख सकते हो ना, और Na को क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए लिख दिया आपने। इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये क्या बन के आएगा बेटा, WB बाई एम बी इज इक्वल टू MA बाई WA, यही तो आएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इसके साथ कंपेयर कर दो, तो क्या मिला आपको बेटा, तो क्योंकि आप जानते हो कि काई बी की वैल्यू तो ये बनी थी ना आपकी, तो ये काई बी की वैल्यू ये भी बनी, इसको कंपेयर करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, WB बाई MB इंटू MA बाई WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A। ये कंडीशन आपको मिल रखी है, और मैंने बार बार आपको कहा है बेटा कि ये है क्या बेटा, यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव RLVP यही है, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यही है आपका। तो मुझे अब यहाँ पे निकालना क्या है, क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे आपके बुक में जो डेरिवेशन दिया गया है, बुक में क्या बोला गया है कि हम क्या डिटरमाइन करेंगे बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये मोलर मास किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का, किसका निकालेंगे बेटा, सॉल्यूट का। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर आप सॉल्यूट का मोलर मास क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, क्या है बेटा, ये नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल चीजों की स्टडी ही हम करते हैं बेटा नॉर्मली, ठीक है, कि एक नॉन वोलेटाइल चीज की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, उसकी मास कितनी है, तो वो सब चीजें हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, और ये मोलर मास हम निकालेंगे सॉल्यूट का। तो बेसिकली हमें पे क्या निकालने के लिए आया बेटा, MB, ये MB आपको निकालना है, क्योंकि यही सॉल्यूट का मोलर मास है, ठीक है। तो इस MB को ऊपर डाल दो और उसको उठा के इधर डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, WB MA बाई WA इंटू P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A इज इक्वल टू MB। तो आपको आपके न्यूमेरिकल में यही MB निकालने के लिए पूछेगा, और इस MB को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी एक डेरिवेशन है। तो यहां पर अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या क्या गिवन रहेगा, तो ऑब्वियसली सर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये रिलेटिव लोअरिंग है ना बेटा, ये कंडीशन ये आपको गिवन रहेगी।
अगर ये गिवन नहीं भी रहेगा तो आपको ये वैल्यूज गिवन नहीं कि पहले वो इतने में था, गिर के इतना हो गया, ठीक है, प्रेशर उसकी गिरी, और आपको ये सब चीजें है ना। अब जैसे मान लो कि अगर डेटा आपको दिया गया है कि इसका गिवन मास ये था, इसका गिवन मास ये है, आपको एम खुद से कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना तो आता ही है ना आप लोगों को, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आपका छोटा सा डेरिवेशन है बेटा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है, ये देख लीजिएगा प्लीज है, इसको लिख लीजिए, मैं यही कहूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल क्या है, फटाफट से लिख लीजिए। इसका टॉपिक जो है बेटा वो है RLVP, ठीक है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हो गया? हाँ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिख देना यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिख कर देना। ये तो अब मैंने आपको डायरेक्टली करके दिखा दिया, बट वैसे डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, ये मैं बताया हूँ आपको कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हम किए हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारा टीचर दे दिया अब तुम्हारे यूटी में तो वो अलग बात है, बट बोर्ड्स में तो नहीं आएगा। और वैसे भी जो पढ़ाई कर रहे हो बोर्ड्स के लिए ही कर रहे हो ना, तो इसलिए कोई कोई सेंस नहीं बनता इसको, मतलब कि आप डेरिवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर ये है, हाँ हाँ, ये 1 - काई ए जो है वो तुम्हारा काई बी है ना, काई बी क्योंकि आप जानते हो ना कि काई ए प्लस काई बी क्या होता है बेटा, 1 होता है ना, तो इसलिए वो ठीक है। हाँ बोल बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है हमको, निकालना है MB, ठीक है। पहुंच गए घर बेटा, आराम से कर, मतलब मेरे से डर भी भाग गया तुम्हारा। लिख लिया सबने? अगला देखिए बेटा, ये वाला फटाफट से लिख लीजिए।
अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या बात है। हो गया? हो गया बहन? बढ़िया बढ़िया, हो गया। हो गया, सबका हो गया। चलिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको आ गया है। तो सवाल करते हैं बेटा, देखिए सवाल यहाँ पे है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। आपको प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो दिया गया है। बोर्ड्स में आपका सवाल ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है आपके, 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। जनरली आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो सवाल क्या है एक बार देख सकते हो आप बेटा, ठीक है, कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको दिया गया है, ठीक है बेटा, प्योर बेंजीन। तो प्योर बेंजीन मतलब आपको क्या मिल गया, P0A। हाँ हाँ हाँ, बेंजीन आपका वो है बेटा, सॉल्वेंट होता है। बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसमें मिलाते हैं कुछ, ठीक है। और बेंजीन बोल दिया तो फिर आप तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना, बेंजीन उन्होंने बोल दिया है, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे। अगर बेंजीन तुम्हें पता ही है कि बेंजीन है तो फिर उसका मोलर मास तो तुम निकाल ही लोगे ना। तो फिर ये मोलर मास किसका निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का निकालने के लिए बोल रहे हैं जो आप मिलाओगे, ठीक है बेटा। हाँ, बी का तो पी नॉट कितना दिया गया बेटा, 0.850 बार, ये बार में दिया गया, ठीक है, ध्यान देना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार ही में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब कि ये WB मिल गया आपको बेटा, कितना मिल गया, 0.5 ग्राम मिल गया है। व्हेन एडेड टू WA 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसकी MA कितनी है बेटा, 78 ग्राम, ये भी दे रखा है देखो। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज, तो आपको तब PA दे दिया गया 0.845 बार। तो आपको ये बताना है कि आपका MB कितना होगा, MB। तो MB निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया सुमित, किसी को नहीं आया समझ में तो बताइए बेटा, यहाँ पे मैंने जो लिखवाया है तो समझ में आ गया ना क्या गिवन क्या है। हाँ, MB का फॉर्मूला क्या है, नहीं आया समझ में। हाँ तो तूने लिखा है ना, डेरिवेशन क्या था ना, हाँ उधर देख के बोल ना। हाँ WB, हाँ MA, हाँ हाँ P0A माइनस PA, P0 है ना, यही है ना। तो WB क्या है, 0.5, MA क्या, हाँ 39, P0 क्या, 845 बाई है, इसको सॉल्व करना है आपने। तो 78 को अगर 0.5 मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना, 39 ही आता है ना।
है नहीं, तो कट गया ना तो पूरा खत्म, है कि नहीं, बचा यही, तो क्या आंसर आएगा 0.850 बाई, इसको माइनस करो कितना आ रहा है 005 ना, तो 850 बाई क्या आएगा 5 ना, कर दो डिवाइड, कितना आ रहा है 170, 170 ना आ रहा है 170 ग्राम, तो इतना होगा बेटा MB 170 ग्राम, है नहीं, सिंपल ही था ना। आ गया, समझ में आ गया ना। तो आप देख सकते हो बेटा आंसर 170 है। चलिए बेटा अगला करते हैं, अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आपको आ ही रहा होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, एलिवेशन होना मतलब बढ़ना, है ना, मतलब हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर देगा। अगर 100 में हो रहा था तो अब 101 में होगा, या फिर 110 में होगा, या फिर 120 में होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, सो द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बेटा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी आपका क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि आपको कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वो धीरे धीरे बॉयल होने लगता है, धीरे धीरे वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है बेटा, उसके बॉन्ड टूटने लगते हैं और गैसेस निकलने लग जाते हैं। ठीक है, इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये बोला गया है बेटा कि कभी भी कोई भी लिक्विड अगर बॉयल होती है तो वो पहले एक चीज़ इंश्योर करता है कि उसकी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसके बाद वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए, सो फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार। तो उस समय बेटा ये एग्जैक्टली 1 ATM के बराबर हो जाता है, इसीलिए वो उस टेम्परेचर पे क्या करता है बेटा, बॉईल करता है। ठीक है, we have also learned in the last section that vapor pressure of the solvent decreases in the presence of non volatile solute। तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि वेपर प्रेशर जो है बेटा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो अगर ये उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा तो उसको बॉयल होने में टाइम लग जाएगा। मतलब कि यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दोगे तो क्या होगा, उसकी जो सरफेस की जो परत है, जैसे अगर आप कल का ही अगर लेक्चर याद करो तो कल मैंने आपको 2 डायग्राम दिखाए थे, जिसमें कि आपने वो जो अगला वाला डायग्राम देखा था जिसमें ग्रीन और ब्लू कलर के आपके, है ना, वो कंटेंट प्रेजेंट थे, तो आपने देखा होगा कि जो ग्रीन और ब्लू जिसमें प्रेजेंट था उसमें वेपर प्रेशर कम था, उसके बाहर में वेपर के जो आपकी क्वांटिटी थी वो कम थी। ठीक है, जबकि दूसरे वाला प्योर में क्या था, ज़्यादा था, जिससे ये समझ में आता है कि आप जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते रहोगे उसकी वेपर प्रेशर गिरती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि फिगर्स 1.7 depicts the variation of vapor pressure of the pure solvent and solution as a function of temperature. So for example, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar at 373 Kelvin। तो मतलब कि अगर मैं पानी में चीनी मिला दूं तो उसका वेपर प्रेशर गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है, कितने से गिर जाता है आप देखिए ना, 1.013 से गिर जाता है 373.15 केल्विन पे। तो इसका मतलब क्या समझिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम वाटर ले लिए थे बेटा, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर, आपने प्योर वाटर लिया, अगर आप प्योर वाटर लिए हो तो प्योर वाटर 373.15 केल्विन पे इसकी जो वेपर प्रेशर है बेटा वो 1 ATM के बराबर रहती है। तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा, ये बॉयल हो जाता है, इट विल बॉयल। ठीक है, पर आपने इसमें मिला दिया सुक्रोज, अब ये सुक्रोज प्लस है, सुक्रोज प्लस वाटर है बेटा, तो सुक्रोज प्लस वाटर में क्या कंडीशन आती है बेटा, एट 373.15 केल्विन आपका जो प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाता है बेटा, एट प्रेशर आपका लेस देन 1 ATM हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, लेस देन 1 ATM हो गया।
अब अगर लेस देन 1 atm हो गया तो ये बॉयल होगा, ये बॉयल नहीं होगा, ठीक है, ये क्या नहीं होगा बेटा आपका, बॉयल नहीं होगा। तो ये अगर ये बॉयल नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था अब उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बताइए अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज कर गया। तो हम यहां पर इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकालेंगे, तो इसका पूरा कंक्लूजन हम यही निकालेंगे कि एग्जैक्टली है ना। तो आप यहां पर यह समझ जाओगे कि आपका पूरा कंक्लूजन ये निकल के आ जाता है कि आप अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर हो जाता है। मतलब कि वेपर प्रेशर गिराता है, वेपर प्रेशर गिराएगा तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल है ना, तभी जाके ये बॉयल हो पाएगा। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार बाय राइजिंग द टेम्परेचर। बोला गया ना बेटा, टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो इसीलिए थर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज, the boiling point of a solution is always higher than that of boiling point of the pure solvent in which the solution is prepared as shown in figure 1.7। तो आप देख सकते हो ये रहा बेटा, ठीक है, ये आपका वो ग्राफ है जिसमें दिखाया गया है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूशन है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या बता रहा है बेटा, टेम्परेचर बता रहा है, और ये ऊपर वाला क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर। तो आप देख सकते हो बेटा कि कम टेम्परेचर में सॉल्वेंट के पास उतना ही वेपर प्रेशर है जो कि आपके उससे थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर में भी आपके सॉल्यूशन के पास उतना ही वेपर प्रेशर है। ये ग्राफ ऐसा दिखा रहा है, फिर से समझना बेटा, ठीक है। ये वाली लाइन किसकी है, वेपर प्रेशर की है, ठीक है, और ये वाली लाइन टेम्परेचर की है। मैंने कहा कि ये जो है बेटा मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में सॉल्वेंट के पास जितना वेपर प्रेशर है, ठीक है, एग्जैक्टली 100 से ज्यादा टेम्परेचर, मान लो कि यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस है, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे भी सोल्यूशन के पास उतना ही वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि सॉल्वेंट के पास जो होता है बेटा ज्यादा वेपर प्रेशर होता है क्योंकि वो प्योर है, ठीक है। जबकि सॉल्यूशन में आपने क्या मिला दिया है, एक इम्प्योर नॉन वोलेटाइल चीज मिला दी है, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, इसका जो वेपर प्रेशर है वो गिर गया। ठीक है बेटा। तो सोल्यूशन जो है बेटा याद रखिएगा बेटा कि सोल्यूशन के पास जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट जल्दी बॉयल होता है, सॉल्यूशन थोड़ा देर से बॉयल होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ वही दिखा रहा था बेटा। इसके बाद देखिए, सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रादर देन देयर नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया बेटा कि जितना भी आपका सॉल्यूट मिलाओगे आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, ना कि उस पर डिपेंड करेगा उसका नेचर क्या है, ठीक है। यहाँ पे नंबर पर डिपेंड किया जाएगा। हाँ बोल बेटा। हाँ, ये ग्राफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, देखना यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इसको प्लीज समझना, ठीक है। ग्राफ, ये सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, ये इसका वेपर प्रेशर, यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है बेटा ये वेपर प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है, और ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये नीचे आपका टेम्परेचर है, ठीक है बेटा। ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट, टीबी लिखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट की टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, सॉल्वेंट यहाँ पर मान लो कि यहाँ ये जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, मान लिया हमने, पानी लिया था मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस था बेटा। ये प्योर सॉल्वेंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट है और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी वेपर प्रेशर इतनी है, ठीक है, ये इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। मैंने कुछ मिला दिया इसमें, मतलब मैंने मान लो चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, कुछ भी चीज ऐसा मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो जैसे मैंने उसमें मिला दिया उसका अब क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब जैसे वो सोल्यूशन बना, अब इसका वेपर प्रेशर उसी सेम वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए थोड़ा सा मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करो, जैसे मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया इसको, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे उसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेपर प्रेशर जितना सॉल्वेंट का था, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, उसी सेम वेपर प्रेशर को अचीव करने के लिए सॉल्यूशन को 10 डिग्री बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कितने का एलिवेशन आया बॉइलिंग पॉइंट का, 110 माइनस 100, तो कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन आया, ठीक है। और 10 डिग्री सेल्सियस के एलिवेशन से ही वो आपका सेम लेवल ऑफ क्या अचीव कर पा रहा है बेटा, वेपर प्रेशर अचीव कर पा रहा है, समझे ना।
तो बात वो है कि आप जब भी उसमें कुछ, जैसे आप सोचिए ना कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी पका रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो कि चाय वाय अगर आप बनाते हो, है ना, तो पानी अगर उबलने लगे ना तो उस पानी में ना अपना चाय पत्ती गिरा देना, उसका उबलना बंद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर तो वो 100 डिग्री पे ही था, बट चाय पत्ती गिराते ही वो क्यों उबलना बंद हो गया? या चीनी गिरा दो तब भी बंद हो जाता है उबलना, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट वहां पे एलिवेट कर जाती है। ट्राई करिएगा, ठीक है, कि उबल रही हो ना, पानी उबल रही हो, उसमें गिराना, आज ट्राई करिएगा चाय पत्ती गिराना। चाय पत्ती से नहीं रुकता क्या? तो चीनी गिराना, चीनी से रुक जाए शायद वो, पता नहीं यार मुझे, या क्या पता है, मुझे लगा चाय पत्ती से भी रुकता है, मतलब ओ, तो मतलब कि बेसिकली वो अंदर जा नहीं पाता ना, इसलिए नहीं रुकता वो। नहीं, मैं दूध वाली नहीं पीता ना बेटा, मैं दूसरी वाली वो जो है क्या है, ब्लैक टी, हाँ ब्लैक टी पीता हूँ ना मैं, दूध वाली नहीं पीता मैं। तो हाँ, तो चीनी दूध वाली अगर आप पीते हो तो फिर उसमें तो बहुत सारा ऊपर में क्या क्या वो मलाई वलाई कुछ बनी जाता है ना बेटा, हाँ तो वो शायद होता होगा। मैं उतना नहीं पीता, मैं ब्लैक टी पीता हूँ, तो इसलिए मुझे, मैं तो ऐसे ही गिराता हूँ तो रुक जाता है ना, ऐसे ऐसे मैंने देखा है। आप ट्राई करिएगा ब्लैक टी में, ठीक है, ब्लैक टी में ट्राई करना। चलिए जो भी है, तो यहां पर बेटा आपका जो टीबी नॉट है बेटा, ये जो टीबी नॉट है बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और जो टीबी है बेटा वो क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मान लीजिए। तो आपका चेंज इन जो आपका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि टीबी नॉट छोटा है, तो जो भी चेंज आप निकालोगे बेटा वो आप करोगे किससे बेटा, टीबी माइनस टीबी नॉट करोगे, क्योंकि आपको दिख रहा है टीबी जो था वो ग्रेटर वैल्यू में है, तो आप करेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखिए बेटा, ये जो आपका डिप्रेशन और जो आपका ये एलिवेशन वाला है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों आपके डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर, मोलैलिटी, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो आप कि बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों लेंगे बेटा, आपको यहां पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप यहां पर सॉल्यूट लेंगे वो कम से कम ही लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा आपका मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी लेंगे, थर्स डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और यहां पर आपका जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा बेटा वो होगा आपका केबी, ठीक है, और इस केबी को हम लोग बोलते हैं बेटा बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल सकते हो, जैसे भी आप इसको बोलो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको केबी याद रखना है कि जो केबी है बेटा वो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहां पे प्लीज स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बी का, कि आप बी को स्मॉल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहां पे सॉल्यूट को कैपिटल बी ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इधर दिक्कत में पड़ जाते हैं कि सर ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग जो बी लेंगे वो स्मॉल लेंगे, क्या लेंगे बेटा, स्मॉल, और सॉल्यूट के लिए कैपिटल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, गलती मत कर देना। तो मैं फिर से बता दूं बेटा कि यहाँ पे अब छोटी सी डेरिवेशन तो क्या ही कराऊंगा मैं आपको, छोटा सा बस ये करके दिखाता हूँ। देखिए बेटा, तो हमने यहाँ पे एलिवेशन के लिए कर रहे हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब हम करेंगे तो किस तरह से होता है, ठीक है, ठीक है। तो टीबी जो आपका निकल के आएगा बेटा, टीबी डेल टीबी वो होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी, ठीक है, ये आपकी डेल टीबी होगी। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें बोला गया है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, प्लीज इसको याद रखना, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। आपके एग्जाम में पता है वो क्या देंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन देंगे, और बोलेंगे कि क्यों कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ये इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाली कंडीशन मतलब कि वहाँ पे खत्म हो जाती है। और दूसरा ये होगा बेटा कि आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन तभी बना सकते हो जब आप दोनों वॉलेटाइल ले रहे हो, ठीक है, तो ये तब वाली कंडीशन होती है, और एल्स आपको यहां पे बहुत सारा टेंपरेचर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो वो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तब तो इसलिए यहां पे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूं बेटा, प्लीज आप ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा ध्यान देना, मैंने यहां पे क्या बोला, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल टीबी जो होता है बाबू वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के साथ, मोलैलिटी, और इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या लिख देंगे बेटा, के बी एम, ठीक है बेटा, के बी एम। मोलैलिटी क्या होता है अमित, मोलैलिटी एम, हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोला गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, WB बाई MB बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना बेटा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बोला गया है, तो हम वो होगा WA, क्योंकि वो तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, हम तो मोलर मास थोड़ी ले रहे हैं ना उसका, तो इनटू हम लोग क्या करेंगे बेटा 1000, अगर ये ग्राम में है तो, और अगर केजी में ही दिया है तो केजी में ही सॉल्व करिए, बट केजी में ऑब्वियसली नहीं दिया होगा,
आपको ग्राम में ही दिया होगा, तो ये आपका मोलालिटी बन जाएगा। तो आपका मोलालिटी क्या बन जा रहा है बेटा, WB बाई WA इंटू MB इंटू 1000, ये बनेगा आपका कंडीशन, ये मोलालिटी का। अब मोलालिटी को उठा के इधर डाल दो, तो डेल TB क्या बन के आ रहा है बेटा, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई WA इंटू MB। तो आप पूरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकालते हो, MB निकालते हो ना। अब MB को इधर फेंक दो, इसको इधर कर दो, तो आपका आंसर मतलब जो डेरिवेशन है वो क्या आएगा बेटा, तो आपको MB मिल जाएगा KB WB 1000 अपॉन WA इंटू डेल TB, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज इसे B और A में कंफ्यूज नहीं होना, B स्मॉल लीजिएगा K के नीचे और T के नीचे, ठीक है, ध्यान देना। और बाकी आपको M और ये जो है बेटा देख सकते हो कैपिटल B कहाँ पे लेना, सॉल्यूट के लिए लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं। फटाफट लिख लीजिए इसको। आ गया ना, इनका नाम कल है ना रिजल्ट, कैसा लग रहा है, मौत आज तो नींद ही नहीं आएगी। बेन रेडी है, कल के लिए तैयार है ना, पास है वो। आज तुम लोग गए थे ना प्रैक्टिकल के लिए, हो गया, सर ने बता दिया मार्क्स भी, सर ने बता दिया पास और पास है फेल बता दिया, वो भी नहीं बता, मतलब पता लग गया कि कौन कौन है। तो वैभव का क्या हुआ, बायो में हक दिया, बायो में हक दिया उसने लगभग, मतलब कि बाकी सबका तो ठीक ही होगा, है नहीं, क्या हो गया इसको, इसको भी कुछ बोला है क्या, और CS में बोला है तेरे को क्या, है क्या, तो उसने क्या बोला, पास हो जाएगा, मतलब उसने क्या बोला टीचर ने, तो बोला सब कुछ केमिस्ट्री वाले के ऊपर। ओह वो बोले कि अगर शोभना सर चाहते हैं तो तुम्हें पास कर देंगे, जिसको फेल करना चाहते हो फेल करेंगे, डायरेक्ट मेरे को बोल दिया। और वो प्रिंसिपल के सामने बच्चे खड़े थे, तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल था, तो वो फिजिक्स वाले सर बोल रहे हैं प्रिंसिपल कहता कि सब कुछ शोभना सर पे डिपेंड करता है, वो चाहते तो पास करेंगे, नहीं तो फेल। ये सर वो CS सर ने बोला कि मैंने सबको पास कर दिया था, लेकिन सोमनाथ सर ने रोक के रखा है। वही मास्टर आ गए, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रेगुलर स्कूल करने का यही फ़ायदा होता है। कोई बात नहीं, कल खुशी वापस आओगे, मुझे पता है। नहीं सही है, अरे नहीं सच बोल रहा हूँ मैं, पास हो जाओगे सही, चिंता मत करना, डरना नहीं यार इतना। किसका, नहीं उतना नहीं इम्पोर्टेंट है बेटा वो। चलिए बेटा सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल लगाते हैं, सवाल। चलिए सवाल देखिए बेटा, सवाल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए सवाल क्या है बेटा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिख रहा होगा ना, C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। मतलब कि हमने WB कितना दे दिया बेटा, आपको 18 ग्राम दे दिया, और आपको यहाँ पर WA कितना मिल गया बेटा, 1 kg दे दिया, ठीक है, 1 kg।
इन अ सॉस पैन, आपने सॉस पैन में लेके मिला दिया, ठीक है उसको, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, मतलब 1 atm, ठीक है। केबी ऑफ वाटर इज इतना, आपको केबी दिया गया है, केबी इतना दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा कि टी नॉट बी कितना होता है, वो होता है बेटा आपका 373 केल्विन ना, या फिर इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस ले लो, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको टीबी निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ये टीबी निकालना है आपको। हाँ कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिग्री सेल्सियस में भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपको बस आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर केबी दिया गया है, केबी कितना है बेटा 0.52, ये आपको दिया गया है। और साथ ही साथ आपको एमबी भी पता है एमबी कितना है बेटा, ये है ना C6H12O6, तो कितना हो गया 180 आ गया ना बेटा, ओके। अब आपको टीबी निकालना है, क्या निकालना है टीबी, तो फॉर्मूला क्या है बता, उसको बोल रहे थे ना उसको ना, टीबी नॉट टी डेल टीबी पता ना, केबी इंटू एम था ना, हाँ मल्टीप्लाई कर देते इसको ना, डाल देते वैल्यू ना, केबी इंटू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी। हाँ अब 1000 नहीं लेंगे ना, अब केजी है ना सीधा, वो 1000 केजी है। हमारे पास जो डब्ल्यू बी है वो आपका ग्राम में है, तो उसका मोल्स निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका मोल्स तो निकाल सकते हो ना, वैसे उसकी मोल्स निकालने की जरूरत क्या है, हम तो सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, क्यों मोल्स निकालेंगे, नहीं वही 1000 मत करिएगा इंटू, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू पुट करना सॉल्व करना। अब मुझे बताइए डेल टीबी आपको निकालना, सॉरी डेल टीबी क्या होता है बेटा, टीबी माइनस टी नॉट बी, यही ना होता है। तो केबी की वैल्यू आपको दे रही है, केबी की वैल्यू कितनी है 0.52, डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी आपके पास 18, डब्ल्यू ए क्या बेटा 1 इंटू 180, तो टीबी निकालनी थी आपको, तो ये कितना इधर फेंक देंगे 0.52 इंटू 100, और सॉरी इंटू 100 क्यों कर रहा हूँ मैं, अपॉन 10 इंटू सॉरी इंटू नहीं -100, ये ना करोगे आप, है ना, ये तो होगा, ये क्या कर दिया मैंने, +100 सॉरी, ठीक है। तो ये आपका है कंडीशन, तो कितना है बेटा 0.052 प्लस 100, तो कितना आएगा बेटा 100.052 डिग्री सेल्सियस, इतना आएगा। ये आपका टीबी आ गया, क्या आ गया बेटा टीबी, ठीक है बेटा, इतना आएगा, सही है, देख लीजिए एक बार। तो इतने पे वो बॉईल होगा, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं आया, थोड़ा सा ही चेंज है, देख लो ना, थोड़ा सा, क्योंकि 18 ग्राम ही मिला है ना, थोड़ा 100 ग्राम मिला दे तो थोड़ा सा शायद बढ़ जाए थोड़ा ना वैल्यू, 100 ग्राम है ना, 1 kg है ना पानी, आपने 1 kg पानी में 18 ग्राम मिला रहे हो, इट्स लाइक नेक्स्ट टू मतलब हाँ डाइल्यूट पर बोला ना, डाइल्यूट पे फिर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर आप 100 ग्राम ले लोगे तो उतना डाइल्यूट तो नहीं है वो, है नहीं, इसलिए आ गया सबका, हाँ जी। अगर आप इसको केल्विन में करोगे तो आपका 373 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो, 373.15 में आपको ये जो है लग जाएगा, आपका 0.052 ऐड हो जाएगा, हाँ तो वही है ना, ठीक है ना बेटा, हाँ जी। आप अगर टीबी डेल टीबी निकालना चाहते हो तो इसको माइनस कर दो, बस आंसर आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा डेल टीबी आपका 0.052 डिग्री सेल्सियस, वही आएगा, हाँ वही आएगा, ठीक है। तो आप उसको डेल टीबी निकाल सकते हो। टीबी नॉट आपके पास था ही, टीबी नॉट आपको दिया नहीं था, बट आपको पानी बोला है ना बेटा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है ना, ये तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, इतना हो गया सबका। चलिए बेटा अगला अब बेटा टॉपिक करते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे बेटा। अब आपको मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा दिया, तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, वो सिंपल सा। देखिए बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बोला गया है कि द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन causes a lowering of freezing point compared to that of the pure solvent, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले बेटा आपका जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो गिर जाती है, उसमें गिरावट आती है, ठीक है। मतलब कि जितने टेम्परेचर पे वो आपका जो ये जो सॉल्वेंट है वो आपका फ्रीज हो रहा था, उससे कम टेम्परेचर पे बेटा आपका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ से समझ सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए बेटा तो आपके पास यहाँ पर ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये क्या है बेटा फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है, ये देख सकते हो आप।
तो यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट में आप देख सकते हो कि सोल्यूशन का टेम्परेचर यहाँ पे रीच किया गया है। मान लीजिए कि सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है ना बेटा, और ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। सोल्यूशन मान लो कि ये आपका समझ लीजिए कि ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। बट जो सॉल्वेंट है बेटा, उसकी फ्रीज होने की टेम्परेचर ऑब्वियसली थोड़ी सी आगे है, तो मतलब कि ये यहाँ पे मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आपका प्योर सॉल्वेंट था वो ज्यादा हाइयर टेम्परेचर पे फ्रीज हो सकता था, बट आपका जो सोल्यूशन है बेटा वो फ्रीज होने के लिए और लोअर टेम्परेचर का डिमांड करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे फिर से मैं बता दूं कि ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, इसका लो हो जा रहा है। तो मतलब कि ये जल्दी गैस में नहीं तब्दील होगा। अगर ये गैस में जल्दी अगर ये नहीं बनेगा तो बेसिकली मतलब इसके जो बॉन्ड है बेटा वहां पे जो बने हुए वो स्ट्रांग है, ठीक है ना। स्ट्रांग बॉन्ड के कंडीशन पे यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है आपकी, देखिए। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वी नो दैट एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस द सॉलिड फेज इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये किस में होता है बेटा, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है विद द लिक्विड फेज। ये लिक्विड फेज के साथ एक इक्विलिब्रियम में बैठा होता है, कोई भी चीज जब फ्रीज होती है ना, है कि नहीं। सो थस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट वो टाइम होता है जब उसकी लिक्विड फेज में उसकी जो वेपर प्रेशर होती है और जो सॉलिड फेज में उसकी वेपर प्रेशर होती है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर, ठीक है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे थे कि आप जब उसको बॉयल कर रहे थे तो बॉयल करते वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर क्या हो जा रहा था, सेम हो जा रहा था, तब जाके वो बॉयल हो रहा था। बट यहां पे हमने क्या कर दिया, लिक्विड प्रेशर और सॉलिड प्रेशर को बराबर कर दिया। जिस तरह से बॉइलिंग में एयर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर को बराबर रखा जाता है, उसी तरह से फ्रीजिंग में बेटा सॉलिड प्रेशर और लिक्विड प्रेशर को बराबर रखा जाता है, क्योंकि वो दोनों प्रेशर जब बराबर होंगे तभी जाके आपका यहां पर बॉयल या फ्रीज हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाँ एग्जैक्टली, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ फ्रीजिंग, ये सब होता है ना बेटा। तो उसको मेंटेन करना पड़ता है ना। उसको मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट आता है ना जिसमें कि आपका हीट एब्जॉर्ब होता रहता है बट वो उसका चेंज दिखता नहीं है कि नहीं। बस वो फेज चेंज के लिए काम आता है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था ना, क्लास 9 में हम लोग लेटेंट हीट पढ़ते हैं, तो उसी तरह से है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ सोल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एज इट क्लियर फ्रॉम फिगर 1.8। तो ये आपका फिगर, ये डायग्राम आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस समय क्या हो रहा है बेटा, आपका ये फ्रोजन सॉल्वेंट है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये आपका सोल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लिक्विड सॉल्यूशन को फ्रीज होने के लिए अगर इतना टेम्परेचर लग रहा है, जो कि मैंने माना था 10 डिग्री सेल्सियस है, तो आप देख सकते हो कि लिक्विड सॉल्वेंट को एग्जैक्टली फ्रीज होने के लिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है, जिस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अब आगे छोटा सा भाई सेम डेरिवेशन ही होगा, ठीक है। अब डेरिवेशन में क्या हुआ बेटा, सेम टू सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने इसके लिए किया हुआ है, जो आपने यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगाई हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन क्या थी आपकी, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या किया बेटा, डेल टी भी निकाला है आपने, बट उसमें आप डेल टी एफ निकालो, क्या निकालोगे बेटा, डेल टी एफ, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है बेटा, अब यहाँ पे आपने करना है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ दे दीजिए, ठीक है। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में करना क्या है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें हम लोग निकालने वाले हैं डेल टी एफ। क्या निकालेंगे बेटा, डेल टी एफ, ठीक है। तो डेल टी एफ में क्या करोगी, डेल टी एफ में आपको करना पड़ेगा बेटा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब हम इसमें उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्योंकि उसकी ओरिजिनल स्टेट ज़्यादा थी ना, मतलब प्योर कंडीशन में उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या थी बेटा, हायर थी, इसीलिए हमें टी नॉट एफ माइनस टी एफ करेंगे। अब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, ए टू जेड सारा डेरिवेशन सेम टू सेम है, बस आपको बी की जगह एफ लिखते रहना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी बेटा, डेल टी एफ डाइल्यूट की तरह ही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलालिटी के साथ होगा। इसको आपको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे के एफ एम लेके आएंगे, ठीक है। तो डेल टी एफ आपका क्या बनेगा बेटा, के एफ एम की जगह क्या लिखा था आपने बेटा, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू
1000 किया था आपने, ठीक है, बस उसको उठा के इधर डालना है, MB को इधर करना है, तो आपकी MB क्या आएगी बेटा, तो आपको MB जो है बेटा वो मिलेगा, MB आपको मिल जाता है यहाँ पे बेटा KFWB इंटू 1000 बाई इंटू डेल TF, तो आपका ये कंडीशन जो है बेटा वो MB के लिए निकल कर आता है, ठीक है, तो ये आपकी MB बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा, MB, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे, इसको फटाफट से लिख लीजिए बेटा, हम लोग फिर इसको क्वेश्चन करते हैं, हो गया, ठीक है। सेम टू सेम मैं बार बार कहूंगा, एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों सेम है, ठीक है, बस यही है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है, अंतर आपको मिलता है सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत सिंपल है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं बेटा, हाँ एक मिनट बस मैं चेक कर रहा था, 55 तो ही है, चलो फटाफट से 5 मिनट एक सवाल करते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया, ठीक है, चलिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा सवाल क्या है, सारा ये आपका डिटर्मिनेशन KB वगैरह निकाला इन्होंने, उसके बाद फिर ये निकालेंगे आपका MB। चलिए देखिए बेटा सवाल है आपके पास यहाँ पे कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल आपने यहाँ पे मिला दिया है 45 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करना है बेटा आपको फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है बेटा, और आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना होगा, तो सबसे पहले आपको डेल TF निकालना है, और उसके बाद निकालना है बेटा आपको TF, ठीक है, आपको TF भी फाइंड करना है, ठीक है, कितना कितना आपका होगा। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये हमारा सॉल्यूट है बेटा, तो WB आपको मिल गया है 45 ग्राम, आपको MB निकाल लेना है बेटा, तो ये C2H6O2 है, तो C2H6O2 का आपका 12 दूनी 24 प्लस 6 और आपका ऑक्सीजन 2 तो 32 है ना बेटा, तो कितना आ रहा है बेटा 62 ग्राम आपका निकल के आएगा, तो ये आपका MB आ गया, क्या आ गया बेटा MB, ठीक है। उसके बाद बोला गया 600 ग्राम वाटर मिलाया, मतलब कि WA आपको कितना मिल गया बेटा 600 ग्राम, ठीक है बेटा, और आपको निकालना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओ मैं आपको KF लिखवाना भूल गया, आई थिंक KF भी इन्होंने शायद दिया होगा, मैं KF लेके आता हूँ यहाँ से, KF देख लीजिए बेटा, KF इन्होंने यहाँ पे दिया होना चाहिए, तो अरे KF के बिना कैसे निकलेगा, ये रहा KF के बिना, KF 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 के बिना तो निकलेगा ही नहीं, हाँ उससे लेना है शायद, एक मिनट ना, हाँ वाटर का यार, वाटर का KF देख लीजिए, ये रहा 1.86 है, कितना है बेटा 1.86, इसको लिख लेंगे, ठीक है बेटा 1.86, नहीं 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 दिया रहेगा, दिया रहेगा, चिंता मत करो, नहीं इतना मत सोचो यार, दिया रहेगा, अगर ये तुमको याद करना पड़ता है तो फिर कितना कुछ याद करना पड़ेगा यार, ये दिया रहता है KF, ठीक है, तो KF आपके पास है बेटा 1.86, ठीक है बेटा 1.86, चलो सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमारा डेल TF पहले निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन निकालने के लिए बोला ना, तो डेल TF निकाल लेते हैं पहले, तो डेल TF कितना आएगा रे बाबू, नहीं फॉर्मूला KF इंटू WB इंटू 1000 बाई इंटू MB है ना बेटा, तो KF की वैल्यू 1.86 इंटू WB कितना था बेटा आपका, WB आपका आया था 45 है नहीं, और 1000 था आपके पास, और नीचे हमारे पास क्या है WA आपके पास 600 इंटू आपके पास है बेटा कितना, MB दिया था 62 है ना, चलो 2 0 तो काट ही देंगे, यहाँ पे कट गए, ठीक है। आपके पास 45 है, इसको 18.6 इंटू 45 लिख के बेटा 6 इंटू 62 कर दिया, 6 से ये काट दिया 3.1 आ जाता है बेटा आपका, 31.2 जा होता है बेटा, ये 31.2 जा आपका ये 62 ही होता है ना, और नीचे 10 लेके आएंगे तो ये 20 बन जाएगा, तो ये 45/20 आ जाएगा, तो ये आएगा 9/4, तो आंसर आएगा बेटा 2.1 है ना, तो आपका 2.25 आएगा, 2.25
आपका ये वैल्यू आएगा 2.25, इतने का आपका डेल टी एफ आया था, डेल टी एफ। इट कैन बी केल्विन, इट कैन बी डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो, इसको केल्विन में भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये चेंज दोनों में सेम ही आता है ना। तो ये आपका डेल टी एफ आया, क्या है बेटा, डेल टी एफ। तो इसको आप केल्विन ही ले लीजिए, लीजिए केल्विन है ना, ये केल्विन हो गया। टी नॉट एफ बेटा आपको नहीं पता पानी कितने टेम्परेचर में फ्रीज होता है, कम ऑन, है नहीं, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, 273.15 केल्विन पे होता है, नहीं समझ में आती है इतनी बात तो। हाँ इसको केल्विन में ले लो या डिग्री सेल्सियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही